बचपन से हमने सुना है कि यार यहां से तो बाहर जाना है, फ्यूचर हमेशा बाहर था। दिल्ली जो था वो सपनों की दुनिया थी मेरे लिए। मुझे लगता था कि दिल्ली छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता। कि दिल्ली कोई कैसे छोड़ सकता है यार। मुझे समझ में आया कि जो ऐसे चल रहे हैं ना, ये जरूरी नहीं है कि हम ऐसे जगह, हम ऐसे भी चल सकते हैं, हम दूसरों के लिए भी जगह बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि शहर हमें ना नजर देते हैं अलग अलग तरह की, और उसके बाद ये आपके ऊपर है कि आप उस नजर को लेकर कहां कहां जाते हैं और कैसे कैसे उस दुनिया को देखते हैं। लिट्टी चोखा और रवीश कुमार और उसके बियॉन्ड ही है बिहार। बिल्कुल। मतलब मनोज तिवारी का मैं नाम नहीं लेना चाहता था। ये माना जाए कि आर्टिस्ट को पॉलिटिक्स की तरफ नहीं आना चाहिए, क्योंकि आर्टिस्ट जब तक आर्टिस्ट है तब तक वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट ही रहता है। आपको पॉलिटिक्स चूज करनी पड़ेगी। आप पॉलिटिक्स में जाए बिना भी आप पॉलिटिक्स तो कर ही रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ उतना भी मत सोचो। तुम्हारे घर में जो इंसान काम करने आता है ना, जो दीदी खाना बनाने आती हैं, जो झाड़ू लगा, उनके बारे में सोच लो यार। सत्ता यहाँ रही, सत्ता ने यहाँ पर से देश को चलाने की कोशिश की हमेशा से। बिल्कुल। उसकी वजह से शायद वो क्रूरता और सर्वाइवल का इंस्टिंक्ट जो है वो सबके अंदर आना शुरू हुआ है। सो आई एम राइटिंग टू डिस्कवर माई ओन थॉट प्रोसेस बेसिकली। जब भी एक लेखक लिख रहा होता है, वो अपनी लाइफ का फैक्ट नहीं लिख रहा है, वो अपनी लाइफ से चीजें बोरो कर रहा है इमोशनल साइड की। जैसे आप रियलिटी में थोड़ा सा फिक्शन मिलाते हैं तो वो और सच हो जाता है। 500वीं फिल्म कर लूंगा तो मेरा एक रिकॉर्ड बन जाएगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो वो 500वीं फिल्म की तलाश में। अब ये फिल्म आई थी 2019 में और 2020 में और उस टाइम पे लॉकडाउन लग गया फिल्म के आने के आई थिंक महीने भर बाद। शाहरुख खान साहब ने पाउलो कोएल्हो साहब को फोन किया होगा, मैसेज किया होगा, जो भी किया होगा। उन्होंने बोला कि ये फिल्म आई है, आप देख लीजिए। तो उसके बाद एक न्यूज़ आर्टिकल भी आया जिसमें संजय मिश्रा, पाउलो कोएल्हो, शाहरुख खान साहब और मेरा नाम एक साथ था। और मुझे नहीं लगता कि हम कभी भी अपने बचपन के जो हमारे ट्रॉमास हैं उससे पार पा पाते हैं। स्कूल में बड़ा मिसफिट सा मुझे फील होता था इन चीज़ों की। जब हम घर की बात करते हैं तो हम हमेशा सेफ्टी की बात करते हैं, पर उस सुरक्षा में जो असुरक्षा है घर में, हम उसकी कभी बात ही नहीं करते। किसी अंधेरे से गुजरते हुए हम कहाँ बता पाते हैं कि हम कितने अंधेरे में थे। दोस्तों की महफिल अगर बैठे तो उसमें एक जिक्र अगर आप छेड़ दें तो हर किसी का दिल दुखता है, और वो होता है बचपन का प्यार। वो पहली लड़की जिसको कि आपने प्रेम पत्र भेजा हो। किसी से पूछ लीजिए, जिससे पूछेंगे उसको कोई न कोई तो याद आ ही जाएगी। कोई उसके साथ जिंदगी गुजार रहा है, किसी को पता ही नहीं कि वो कहाँ है। नमस्ते, मेरा नाम है नवीन चौधरी और दैनिक जागरण के हिंदी हम चैनल के बातें किताबें सेगमेंट में आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी की, एक ऐसी किताब की जो इसी तरह के एक बचपन के प्यार को पाने की कहानी है, लेकिन साथ ही साथ ये खुद को पहचानने की भी एक कहानी है। किताब का नाम है कहीं और पर कहाँ, प्रेम ढूंढ लेगा तुम्हें। लेखक हैं नीरज पांडे। नीरज जो है बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। पहले गेमिंग इंडस्ट्री में थे, काफ़ी समय उन्होंने गेमिंग इंडस्ट्री में काम किया। उसके बाद जो है फिल्में लिखने के लिए मुंबई चले गए। कई फिल्में आपने उनकी देखी होंगी, नहीं देखी तो कम से कम उसके बारे में सुना अवश्य होगा। हाल ही में एक फिल्म आई है मिसेज, जिसके गाने उन्होंने लिखे। राम प्रसाद की 13वीं काफ़ी चर्चित फिल्म थी। इसके अलावा एक बहुत शुरू में उन्होंने एक फिल्म की थी जिसका कि अभी बातचीत में मुझे भी याद आया, समीर। हसमुख नाम से एक सीरीज आई थी जिसके डायलॉग उन्होंने लिखे। तो ऐसा बहुत सारा काम है जो नीरज ने किया है। तो आज हम नीरज के साथ ही बात करने जा रहे हैं। नीरज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ये गेमिंग इंडस्ट्री तो वैसे ही सपना होता है लोगों का, फिल्म इंडस्ट्री भी सपना होता है। तो ये दो सपनों के बीच में एक सपना छोड़ के दूसरे सपने में पहुंचने की यात्रा कैसे हुई है? एक सपना आप भूल गए, एक सपना और होता है लोगों का जो हमारी जनरेशन के लोग हैं। उनका सपना था फैशन इंडस्ट्री। बिल्कुल। तो मुझे एक्चुअली बनना था फैशन डिजाइनर। जब आसपास कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बनना क्या है, बहुत सारे लोग इंजीनियर बन रहे थे, डॉक्टर बन रहे थे, मेरे घर में भी थे। मुझे लगा कि यार ये सबको डॉक्टर इंजीनियर ही बनना है क्या, कुछ और भी तो हो सकता है। तो उस टाइम पर एक अखबार आता था हिंदुस्तान, उसमें 2 पेजेस आते थे, नई दिशाएं। उसमें मुझे पता चला कि फैशन डिजाइनिंग नाम की कोई चीज होती है, तो ये शायद मैं कर सकता हूँ। वो कई वजहों से हुआ नहीं, तो रुख मुड़ गया एनिमेशन और गेमिंग की तरफ, क्योंकि ऑफ कोर्स डॉक्टरी और इंजीनियरिंग करनी नहीं थी। और उस इंडस्ट्री में 7 साल काम करके 2 साल की पढ़ाई, मतलब 9 साल देने के बाद धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि जो मैं बचपन में लिखता था
एक्चुअली जाना उधर से था, पर उसके सपनों तक जाने के रास्ते में ना बहुत सारी रियलिटीज के पड़ाव आते हैं, वो क्रॉस चेक करने पड़ते हैं अपने दिमाग में भी और अपने माँ बाप के दिमाग में भी। तो मुझे लगता है कि जो एनिमेशन का रास्ता आया या गेमिंग का रास्ता आया, उसने थोड़े बहुत मुझे इतने पैसे दिए अपनी लाइफ में कि मैं सस्टेन कर पाया, और फिर खुद को भी और माँ बाप को भी कन्विंस कर पाया कि अब मैं फिल्म इंडस्ट्री में जा सकते हैं। उसमें 9 साल लगे और अब 2015 में फाइनली फिल्म इंडस्ट्री का सफर। आपका परिचय कहता है कि आप बक्सर से हैं जी, और उसके अलावा हम आपको मुंबई वाला जानते हैं। कुछ दिनों पहले जब अपनी फ़ोन पे बात हो रही थी तो आपने कहा कि अरे मैं एड्रेस समझाने की कोशिश कर रहा था कि कितना समय लगेगा, तो उन्होंने कहा अरे आप रहने दीजिए, मैं आधा दिल्ली वाला हूँ। तो ये आधी दिल्ली कहाँ से आई है आपके जीवन में? तो ये एक तो बिहार में अगर आदमी बड़ा होता है, और जितने भी लोग बिहार में हैं, अभी भी शायद वही सिचुएशन है, बहुत बदली नहीं है, तो हमें हमेशा से ना बचपन से हमने सुना है कि यार यहाँ से तो बाहर जाना है, फ्यूचर हमेशा बाहर था वो। और बाहर का मतलब हमारे लिए कोई लंदन या न्यूयॉर्क नहीं था, जो मैं मुंबई में रहकर मुझे समझ में आता है कि बाहर का मतलब ये होता है। हमारे लिए बाहर का मतलब था इलाहाबाद चले जाओ, कानपुर चले जाओ, पटना चले जाओ। आई वॉज लकी, आई केम टू दिल्ली, और कुछ 15-16 साल की उम्र में मैं दिल्ली आया, और 24 साल की उम्र में, मैं 25 इनफैक्ट होने वाला था तब मैंने दिल्ली छोड़ी है। तो 10 साल, और जब आप 25 साल के हो तो 10 साल में लगभग आधा जीवन है। तो मुझे लगता है कि मेरी जो जवानी है वो मुझे दिल्ली ने दी है, दिल्ली ने मुझे पाला है। दिल्ली एक बूट कैंप था, जो यहाँ पे रह के कई बार लगता था कि ज़्यादा हो रहा है भाई, अब ज़्यादा हो रहा है, इतना मत करो। पर वो जो लर्निंग्स हैं, जब मैं बाहर की दुनिया में गया, जब मैं बैंगलोर गया या जब मैं मुंबई गया, जब मैं और लोगों से डील किया, तो वो मुझे समझ में आया। अब भी कहीं कोई कॉन्फ्लिक्टी सिचुएशन आ जाती है मुंबई में भी, तो मेरा दिल्ली वाला बाहर आ जाता है, और मुझे लगता है कि हाँ ये लड़का भी है, तो आधा दिल्ली वाला मैं वैसे। शहरों को लेकर ना मेरा बड़ा अलग सा अनुभव है। जैसा आपने कहा दिल्ली से मुझे प्रेम है, मैं कहता हूँ कि प्रेमिका तो ये है मेरी। और मैं भी बिहार से हूँ, मधुबनी से हूँ। तो मैं जब अपने गांव जाता हूँ, वहाँ का एक अलग रहता है मेरा जो थॉट प्रोसेस है। लेकिन जयपुर में मैं पला बढ़ा, तो जयपुर को मैं अलग दृष्टि से देखता हूँ। लेकिन अगर मुझे जयपुर और दिल्ली की तुलना में एक चुनना हो तो मैं यहाँ रहना पसंद करूँगा। ऐसा जीवन मुझे पसंद है। बहुत सारा मैं स्टैंड अप कॉमेडियंस को देखता हूँ कि दिल्ली और मुंबई के बीच में कंपेयर करते हैं। अब आप बिहार रह रही है, दिल्ली रह रही है, मुंबई रह रही है, आप उस शहर को, क्योंकि शहर को मैं सिर्फ एक रियल एस्टेट की तरह नहीं देख रहा उसको। शहर मुझे लगता है कि आपकी पूरी सोच को, आपकी पूरी पर्सनालिटी को चेंज कर देता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। तो ये 3 शहर या कोई और भी शहर जहां आप रहे हो, कितना सोच में कहां से क्या क्या चीजें निकल के आई हैं? क्योंकि ये जो किताब है, मैं बताना चाहूंगा कि भाई इस किताब को सिर्फ एक आम सी प्रेम कहानी मत समझिए। जब आप उसको पढ़ना शुरू करते हैं तो आपकी अपने मन की बहुत सी परतें खुलनी शुरू होती हैं राइटर के साथ। तो वो जब मैं देखता हूँ, वो डीप थॉट प्रोसेस जब इसमें देखता हूँ, तो लगता है कि वो किसी एक जगह का थॉट प्रोसेस नहीं हो सकता। तो ये कहाँ से क्या क्या आया? तो इसमें एक तो आप ये देख पा रहे हैं, ये मेरे लिए भी डिस्कवरी है, क्योंकि जब मैं लिख रहा होता हूँ तो मैं लिख रहा होता हूँ, मैं बहुत लेयर्स के बारे में नहीं सोच रहा होता हूँ। मुझे लगता है लेयर्स जो है वो लाइफ से ही आती हैं। तो इसमें एक शहर जितनी हमने बात की, एक बैंगलोर भी एक शहर है जहाँ पे मैं 2 साल रहा, और मुझे लगता है बैंगलोर ने एक रास्ता दिया मुझे मुंबई जाने का। तो मैं अगर बेसिक एक डिफरेंस अगर मुझे बताना हो, तो दिल्ली जो था वो सपनों की दुनिया थी मेरे लिए। मुझे लगता था कि दिल्ली छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता, कि दिल्ली कोई कैसे छोड़ सकता है यार। मतलब दिल्ली उस टाइम पर भी एक आइलैंड था जिसके आसपास गांव थे। तो अब थोड़ा सा आप 2 घंटे 3 घंटे दिल्ली से बाहर निकलो तो आपको समझ में आता है कि जीवन मुश्किल है बेटा, दिल्ली में जो जीवन है वो बेस्ट है। अब जब मेरा बैंगलोर जाना हुआ तो वहां जाकर मैंने देखा, मेरे लिए कल्चर शॉक था। पहले तो मुझे ये लगा कि अच्छा हर जगह सर्दी नहीं होती है। हाँ, जी बिल्कुल। पहले तो ये डिस्कवरी हुई। फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा यार यहाँ पे तौर तरीके अलग हैं लोगों के। हम दिल्ली वाले चौड़ में रहते थे कि दिल्ली से भाई ये चल रहा होता था। तो एक दिन मुझे ऑफिस में एक लड़का आया मेरे पास, वो हैदराबाद से था और वो बैंगलोर आया था, हम सेम स्टूडियो में काम करते थे। तो उसने मुझसे आके पूछा, हे आर यू फ्रॉम दिल्ली? तो मैंने कहा या, क्योंकि अपने लिए गर्व की बात थी कि भाई एक तो मैं बिहार से आ रहा हूँ, ऊपर से दिल्ली में एक्सेप्ट किया जाना, और कोई मुझे ये बोल रहा है कि आर यू फ्रॉम दिल्ली? तो मैंने बोला या आई एम फ्रॉम दिल्ली। तो उसने बोला कि या देयर वाज अ गाय इन आवर हैदराबाद स्टूडियो, वी डिडंट लाइक हिम।
मैंने कहा ये कौन लोग हैं जो दिल्ली वाले पसंद नहीं आए। फिर मुझे समझ में आया कि बैंगलोर में थैंक यू बोलने का बड़ा कल्चर है। किसी भी चीज को, दिल्ली में नहीं है ऑफ कोर्स, हम राजा लोग हैं, हम वैसे रहते हैं यहाँ और सब राजा हैं यहाँ। तो बैंगलोर ने मुझे थैंक यू कहना सिखाया। मुझे समझ में आया कि जो ऐसे चल रहे हैं ना, ये जरूरी नहीं है कि हम ऐसे जगह, हम ऐसे भी चल सकते हैं, हम दूसरों के लिए भी जगह बना सकते हैं। उसके बाद जब 2 साल मैं मुंबई गया हूं, तो मैंने सर पहली बार देखा है मुंबई शहर में, और बहुत लोगों को लगता है कि ये तुमने पहली बार कैसे देखा, पर मैंने पहली बार देखा वो कि एम्बुलेंस के लिए लोग रास्ता दे रहे हैं। मैंने वो दिल्ली में नहीं देखा। इनफैक्ट बैंगलोर में एक लिमिटेड टाइम रहा, पर मैंने बैंगलोर में भी नहीं देखा। मुझे वो मुंबई में वो रास्ता देने वाली जो चीज लगती है ना, वो सिर्फ एम्बुलेंस के लिए नहीं है। आप अगर एक सपना लेकर जाते हैं मुंबई, वहां लोग भी आपको रास्ता देते हैं। एक जो बेसिक डिफरेंस दिल्ली और मुंबई का ये है कि दिल्ली में कई बार, और मैंने भी किया है वो, आपसे कोई रास्ता पूछा, आपको नहीं पता है, फिर भी आप बता देते हो। कॉन्फिडेंस बहुत, हाँ ये ना, ये पल्ली साइड चला जा, वहां से वो। हाँ। मुंबई में मैं खड़ा था बस स्टैंड पर और किसी से पूछ रहा हूं, उसको नहीं पता है तो वो नहीं बताएगा, लेकिन वहीं पीछे कोई खड़ा है और उसको पता है तो वो आकर बताएगा कि भाई ये काम करो, आप ऐसे 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 चले जाओ। मुंबई जाकर शुरू के 3 महीने में मैंने अपने अंदर वो डिफरेंस देखा कि एक आदमी सड़क पर पड़ा हुआ है और शायद उसको हेल्प की जरूरत है, और मैं भाग कर गया हूं। आई वॉज नॉट दैट गाय। मैं तो अपनी धुन में रहता था कि भाई हाँ होगा, कोई होगा हमें। तो मुझे लगता है कि शहर हमें ना नजर देते हैं अलग अलग तरह की, और उसके बाद ये आपके ऊपर है कि आप उस नजर को लेकर कहां कहां जाते हैं और कैसे कैसे उस दुनिया को देखते हैं। मुझे एक थॉट और लगता है दिल्ली को लेकर, जब इस तरह की बातें आती हैं और मुझे लोग कहते हैं कि आप तो भाई बिहारी नहीं रखते, फिर मैं राजस्थानी सरनेम के, मुझे आधे लोग जाट समझ लेते हैं, कहते हैं आप जाट भी नहीं रखते, तो जाट भी पहचान जाते हैं, तो मृदुभाषी हैं। और मुझे अब उसमें ये नहीं लगता कि शहर का रोल था जी, या मेरे पारिवारिक परिवेश का रोल था। मेरे घर में सब पढ़ाने वाले थे। इसमें सर एक मैं कहूंगा आपको, एक लोगों का परसेप्शन भी है ना कि अगर बिहारी आदमी है तो वो मसाला खाते हुए मिले हमें, या फिर वो लिट्टी चोखा बांध के ही रखे अपने झोली में और जहां मिले वो हम चल रहे। तो पर लिट्टी चोखा और रवीश कुमार और उसके बियॉन्ड भी है बिहार। बिल्कुल, मतलब मनोज तिवारी का मैं नाम नहीं लेना चाहता था पर उसके बियॉन्ड है। आपको इट्स जस्ट दैट कि आपका एक्सपोजर कम है अगर बिहार को लेकर, वो मेरी गलती नहीं है साहब। मैं शहर पे फिर आऊंगा, पर मनोज तिवारी की बात आपने छेड़ दी तो मुझे ये बताइए कि अक्सर ये होता है, जो आपकी किताब में भी आ रहा है, कि जो आपका कैरेक्टर है क्षितिज, जिससे लोग पूछते हैं कि अच्छा वहां लिखते हो, भोजपुरी गाना लिखते हो, तो कभी आपने भोजपुरी गाना लिखा तो मनोज तिवारी ऑब्वियसली उसके लिए पहली चॉइस होनी चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं होगा? मुझे लगता है कि वो सिंगर बहुत अच्छे हैं। हाँ, और वो सिंगर ही बहुत अच्छे हैं। हाँ, इससे मैं आपके साथ सहमत हूँ। उनका जो इनफैक्ट बचपन में जब हम बड़े हो रहे थे हम लोग, तो एक गाना आया था, सीए से कई के बीए बबुआ हमार कंपटीशन देता, एमए में लेके एडमिशन कंपटीशन देता। ये जितने लोग भोजपुरी समझते हैं उनको समझ में आ रहा होगा। एंड इफ यू लुक एट इट, इट इज अ सॉन्ग दैट इज एंटी एस्टैब्लिशमेंट। गवर्नमेंट की बात करता है कि सीए से कई के बीए बबुआ हमारा कंपटीशन देता है, एमए में ले, और उसका नहीं हो पा रहा है कुछ। तो वो कहीं ना कहीं वो सवाल उठा रहा है। तो वो गाने जो थे वो अच्छे गाने थे। और एक चीज और मैंने नोटिस की, इनफैक्ट इस टाइम पर जब मैं छठ में आया, मैंने देखा कि पवन सिंह ने बहुत सारे भजन गाए हैं। उसमें से एक ही सुन पाया मैं छठ में जो चल रहा था। मैंने कहा क्या सुंदर आवाज है इस आदमी की, और कितना बढ़िया। और अ लॉट ऑफ दीज सिंगर्स लाइक मनोज तिवारी या निरहुआ जो हैं, दिनेश लाल यादव, या इन सब ने भजन से शुरुआत की है। तो बेसिक यही है ना कि आपका मार्केट वही है। आपने भजन से शुरुआत की, लोगों को भजन पसंद है, आप लोगों के दिल में गए, फिर अब उनको गुटखा बेच दो। तो बेसिकली ये एक चीज मुझे तो लगती है कि हमारे क्या ये माना जाए कि आर्टिस्ट को पॉलिटिक्स की तरफ नहीं आना चाहिए, क्योंकि आर्टिस्ट जब तक आर्टिस्ट है तब तक वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट ही रहता है। आप लिखें, मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन जब मैं लिखने बैठता हूँ
तो उस समय वो पार्टी मेरे ध्यान में नहीं रहती है। तो लेकिन अगर मैं कोई पॉलिटिक्स में जाऊं, चाहे वो मनोज तिवारी हो, रवि किशन हो, निरहुआ हो, सुनील दत्त साहब की उन्होंने क्या फिल्में उनकी की हैं, लेकिन जब बेटे का केस आया तो फिर उन्होंने भी वो सब कुछ किया जो वो शायद विरोध करते किसी और का। तो क्या आपको लगता है आर्टिस्ट को पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए कभी? सर मैं बहुत छोटा हूँ इस सवाल का पहले जवाब देने के लिए, क्योंकि मेरे लाइफ के जो स्टेक्स हैं वो उतने बड़े नहीं हैं। मेरे स्टेक्स बहुत छोटे हैं, तो मैं कुछ भी बोलूंगा किसी भी इंसान के लिए तो वो उसके साथ नाइंसाफी होगी। रही बात नहीं, इन जनरल में जानना चाहता हूँ, किसी एक व्यक्ति का नहीं। आपको पॉलिटिक्स चूज करनी पड़ेगी। आप पॉलिटिक्स में जाए बिना भी आप पॉलिटिक्स तो कर ही रहे हैं ना। एक मोमेंट में अगर आप एक सब्जी वाले से 5 रुपए कम करा रहे हैं तो ये आपकी पॉलिटिक्स है। आप डे टू डे अपनी पॉलिटिक्स एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके लिए आपको संसद में जाने की जरूरत नहीं है। तो आपको आपकी पॉलिटिक्स चूज करनी पड़ेगी। अगर मैं एक कैब से उतरता हूं और उस कैब वाले को मैं थैंक यू बोलता हूं या नहीं बोलता हूं, ये भी मेरी पॉलिटिक्स है। तो मैं उसको किस नजर से, पॉलिटिक्स नजर है, उस नजर से आप दुनिया को देखते हो। जैसे अभी घर में ही बात हो रही थी और बातों बातों में ये चला कि नहीं पर ये हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्या है। तो ये हो जाएगा, जो भी जिस चीज के बारे में भी बात चल रही थी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन वो जो आदमी दिन के वो 2000 रुपए भी नहीं कमा पाता है, उसको प्रॉब्लम होगी। अभी छठ पूजा थी, ट्रेन्स में इतनी बुरी हालत है। मैं तो प्रिविलेज आदमी हूं, मैं तो फ्लाइट लेकर आ गया ना देखने, लेकिन वो इतने सारे लोग जो स्टेशन पर बैठकर वो ट्रेन्स में जानवरों से बदतर हालत में ट्रेवल कर रहे हैं, आई हैव टू यूज दिस वर्ड फॉर अ लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, उनके बारे में क्या? अगर सब कुछ आपके अराउंड ही चल रहा है, आपके 2 BHK 3 BHK के अराउंड चल रहा है, तो फिर पॉलिटिक्स को रिकंसिडर तो करना पड़ेगा। गांधी जी की, हम आई एम बोरोइंग इट फ्रॉम गांधी की, वो बोलते हैं ना कि जब तक वो जो हाशिए पर एक इंसान जो सबसे पीछे खड़ा है उसके बारे में मैं बोल रहा हूं उतना भी मत सोचो। तुम्हारे घर में जो इंसान काम करने आता है ना, जो दीदी खाना बनाने आती हैं, जो झाड़ू लगाए, उनके बारे में सोच लो यार। आपकी पॉलिटिक्स वहीं डिसाइड होने लगती है। आपकी पॉलिटिक्स संसद में डिसाइड नहीं होती है, आपकी पॉलिटिक्स घर में डिसाइड होती है। बिल्कुल। शहर वाली बात छूट गई थी, क्योंकि बेंगलोर में भी मेरा घर है, तो मैं थोड़ा सा उसको देखता हूँ। मुझे लगता है कि एक जो हम बात करते हैं, शहर ने हमारी सोच को चेंज किया है। सवाल नहीं है, जस्ट आपकी बात से विचार आया था, तो मैंने कहा मैं भी मौका क्या फ़ायदा उठा लेता हूँ। शहर में कहीं ना कहीं इतिहास ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। दिल्ली का जब मैं ये रूडनेस देखता हूँ लोगों का, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने लोग आए थे वो यहाँ के तो थे नहीं असल में। ये कोई बंटवारे की वजह से आया, कोई युद्ध की वजह से आया, और सत्ता यहाँ रही। सत्ता ने यहाँ पर से देश को चलाने की कोशिश की हमेशा से। बिल्कुल। उसकी वजह से शायद वो क्रूरता और सर्वाइवल का इंस्टिंक्ट जो है वो सबके अंदर आना शुरू हुआ है। साउथ ने बाहरी आक्रमण तुलनात्मक रूप से बहुत कम झेले। इंटरेस्टिंग। उससे मुझे लगता है कि साउथ के लोगों के अंदर अपना कल्चर प्रिजर्व करने की चीज जो है वो आपको ज्यादा दिखेगी। नॉर्थ इंडियंस, हम लोगों को तुरंत जो है दूसरे का कल्चर पसंद आता है। जब मैं बिहार में से बाहर निकलता हूँ तो वापस गांव जाके मैं हिंदी बोलने लग जाता हूँ। वहां पे चाहे जैसे भी बोलेंगे, और गांव वाला भी मेरे से है विद्यार्थी। तो ये मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने इतने हमले झेले हैं कि शायद इस तरफ के लोग प्राय उस तरीके से देखते हैं, और कहीं ना कहीं वो हमारे डीएनए का हिस्सा बन गया कि हम इधर के लोग ज्यादा एग्रेसिव होते चले गए। हो सकता है, बिल्कुल इस तरह से मैंने नहीं देखा। एक संभावना मुझे ये लगती है कि शायद ये बिल्कुल हो सकता है। बाकी मौसम तो है ही अच्छा। क्योंकि मुंबई को भी जब मैं देख रहा हूँ तो मुंबई इकोनॉमिक दृष्टि से हमेशा से महत्वपूर्ण रहा जी। और जब पैसा चीजों को बनाना शुरू करता है तो हर कोई लाइन में आता है। जब सबको कमाना है, सब सिस्टम में है। अब देखिए, अफसर और नेता ये प्रायः एक लाइन में होते हैं, और इनके बीच में टकराव कभी भी सिद्धांतों के टकराव नहीं हुए। वो टकराव तभी है जब इनके काम नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है कि संभवतः ये कारण हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। ब्यूटीफुली पुट एक्चुअली। अच्छा, फिल्मों के लिए लिखना मतलब बहुत पैसा है, अच्छा खासा नाम है। किताबों में तुलनात्मक रूप से पैसा नहीं है जी। तो गेमिंग इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, फिर फिल्म चली गई। तो ये किताब वाला विचार कहाँ से बना आपका? एक्चुअली ये मेरी पहली किताब थी, दूसरी है ये, दूसरी पब्लिश दूसरी भी है। हाँ। तो और दोनों मैंने लॉकडाउन के टाइम पे शुरू की थी। ये मैंने 24,000 वर्ड्स इसके लिख लिए थे, फिर दूर आसमान में आई और वो खत्म हो गई आके। मतलब आई रोट लाइक 69,000 वर्ड्स, तो वो एक किताब बन गई। उसमें 55 फाइनल उसमें है। तो मुझे लगा कि ये वो मुझे एक्सप्लोर
सो आई एम राइटिंग टू डिस्कवर माई ओन थॉट प्रोसेस बेसिकली। अगर मुझे कहानी पता है तो मैं लिखने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। किताब में, फिल्मों में और शोज में यह है कि आपको सब मैप आउट करना पड़ता है, क्योंकि पैसा बहुत स्टेक पे है ना, करोड़ों रुपए लगे हुए हैं किसी और के। तो स्टूडियो का एक प्रोसेस है जहां पे दे वांट टू मेक श्योर कि सारी चीजें ठीक से जाएं। तो उसके लिए आपको शुरू से एंड तक पूरी कहानी का एक खांचा बनाना पड़ता है। उसमें आपको पता होता है कहां से शुरू होगा, क्या मिडिल में होगा, कैरेक्टर आर्क क्या होगा, कैसे खत्म होगी। अच्छा एक काम करते हैं ये, तो उसमें आपको कहानी पता होती है। नॉवेल में मैं जब रोज बैठता हूं ना सर, मैं खुद को एंटरटेन कर रहा होता हूं कि अच्छा आज ये हुआ, आज ये हुआ, अच्छा ये इस तरफ जा रही है। और मुझे लगता है कॉन्शियसली नहीं पर सबकॉन्शियसली जो फिल्म की ट्रेनिंग है वो कहीं ना कहीं गाइड कर रही होती है कि ये ठीक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और अगर नहीं जाता है तो फिर वो एडिटिंग का पार्ट भी है। तो बेसिकली किसी से बात भी हो रही थी और इसमें मैंने कहीं लिखा भी था कि आई राइट टू नेगोशिएट विद माई पास्ट, बिकॉज अ लॉट ऑफ यूल सी व्हेन you'll get to see this, इसमें बहुत सारा पास्ट है, बहुत सारा मेमोरी से आदमी लिख रहा है। That doesn't mean it's fact, it's still fiction. लेकिन वो you're still trying to rearrange things in your head कि घटना क्या हुई है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है और उसको आपका दिमाग कैसे परसीव कर रहा है। तो मुझे लग रहा है ये 3-4 चीजें मिलकर ये नॉवेल की राइटिंग बना रही है, और जो मुझे शायद स्पेस फिल्मों में नहीं मिलता है, क्योंकि वहां पे स्टेक्स पर बहुत चीजें हैं। इसके अलावा प्रोसेस में कोई और डिफरेंस महसूस होता है जो फिल्म के लिए जब आप लिख रहे हैं, क्योंकि वहाँ डेडलाइन भी है जी। और मुझे लगता है एज अ राइटर डेडलाइन पर लिखना बड़ा टेढ़ा काम है। सर मुझे बहुत पसंद है डेडलाइन। डेडलाइन इज योर फ्रेंड। डेडलाइन अगर नहीं रही ना, आप बह जाते हो। मैं इनफैक्ट कहीं और पर कहाँ की बात बता रहा हूँ, ये मैंने बताया कि 24,000 वर्ड्स मैंने लिख के छोड़ दिए थे जी। उसके बाद कहीं दूर आसमान में हुई, फिर 20 से लेकर 24 तक मैं 44,000 वर्ड्स कर पाया था, मतलब 20,000 और ऐड कर पाया था 3 साल में। उसके बाद मेरी एलन जी से बात हुई, मैंने कुछ पार्ट्स भेजे, उनको पसंद आए, उन्होंने बोला आप खत्म करो। फिर वो मई में मुंबई आए जी, और आई थिंक मई एंड में मैंने बाकी का, इसका फर्स्ट ड्राफ्ट 79,000 था जी, तो कुछ 35,000 वर्ड्स मैंने 3 महीने में लिखे। तो वो डेडलाइन थी जिसने मुझे हेल्प किया कि भाई ये काम है, ये भी करना है, और ये देयर इज अ डेडलाइन, सो दैट डेडलाइन हेल्प्स। मूड मुझे नहीं समझ में आता है बहुत ज्यादा, मुझे लगता है बैठो मूड बन जाएगा, मूड बनाओगे तो कभी नहीं बैठ पाओगे। किसी ने पूछा, कितने लोगों ने, किसी ने क्या, मुझे लगता है जितनों ने पढ़ा होगा कितनों ने पूछा है कि आपकी आत्मकथा है क्या? ये तो होता ही है एक राइटर के साथ कि ये वो बात करते करते ना कि आप जब वहां जाते हो, अरे मैं नहीं जाता हूँ भाई, वो क्षितिज जाता है, मैं तो घर में बैठा हुआ था उस टाइम पे। पर इसका एक मुझे लगता है कि बेटर जवाब ये है कि जब भी एक लेखक लिख रहा होता है वो अपनी लाइफ का फैक्ट नहीं लिख रहा है, वो अपनी लाइफ से चीजें बोरो कर रहा है इमोशनल साइड की। तो जो मैं लिख रहा हूं वो मेरा इमोशनल ट्रुथ है, तो जो आपको फील हो रहा है वो मेरे साथ हो सकता है हुआ हो, लेकिन जो मैं लिख रहा हूं, जो आप पढ़ रहे हो, वो घटनाएं वैसी नहीं है। लेकिन इसमें एक बाबा का जिक्र है, जब क्षितिज जाता है वो बाबा के लेके जो उसके इमोशंस हैं, उनकी डेथ को लेके, सारी चीज़ों को लेके, तो मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि हाँ वो आप तो नहीं है, वो आपका पात्र है। लेकिन फिर आपके इंस्टाग्राम पोस्ट को मैं देखता हूँ तो आप धोती पहनते हैं वैसे ही जैसे आपके बाबा पहनते हैं। आपके पोस्ट को मैं स्वाइप करता हूँ तो मम्मी को लेके जो थॉट्स हैं, क्षितिज के जो थॉट्स हैं, दोनों मुझे अंतर नहीं नजर आता। तो वो सारी चीजें जो है, जो नीरज पांडे अपने सोशल मीडिया पे नजर आते हैं, वो कहीं नहीं कि क्षितिज के अंदर नजर आनी शुरू हो जाती है। और इसलिए एक मतलब एक लेखक होने के नाते मैं भी जानता हूँ कि हाँ ये चीज होती है, लेकिन मुझे खुद को यह संदेह होना शुरू हो जाता है कि क्षितिज और नीरज पांडे क्या एक ही व्यक्ति है। तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि फिर मैं इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ पहले तो, और मैं इसको देखता हूँ कि जो इमोशंस मैं लिख रहा हूँ, मैं उन इमोशंस के प्रति ईमानदार हूं। मैं जैसा फील करता हूं, मेरी जो माँ है और जो क्षितिज की माँ है, उनमें कई चीजें हैं जो मिलती होंगी। तो इमोशनल लेवल पर मैंने चीजों को सही पकड़ के सही उतारा है, ये मैं आपकी बात से समझ पा रहा हूं जी। माँ में डिफरेंस भी है, जिस तरह से चीजें होती हैं। जैसे क्षितिज के नाना जी, मेरे नाना जी हैं, मेरे नाना जी इज अलाइव एंड किकिंग, यू नो, उसके नाना जी इनफैक्ट। तो ये है मतलब मोटा मोटा कि मैं शायद इमोशनल ट्रुथ तक पहुंच पा रहा हूं, इसलिए आपको लग रहा है। और अगर मैं अपने ही इमोशनल ट्रुथ को नहीं लिख रहा हूं तो फिर ये लिखने का पॉइंट नहीं है। बिल्कुल। जैसे अगर आप फिक्शन में रियलिटी में जैसे आप रियलिटी में थोड़ा सा फिक्शन मिलाते हैं तो वो और सच हो जाता है।
क्योंकि सच बोलना बड़ा मुश्किल है और सुनना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब आप उसको फिक्शन के तरीके से कहते हैं तो लोगों को समझ में आता है। इसलिए आपको महाभारत ज्यादा समझ में आती है, इसलिए आपको रामायण ज्यादा समझ में आती है, इसलिए आपको समझ में आता है। आप कॉन्शियसली आप राम के डिसीजंस को या किसी भी दुर्योधन के भी डिसीजंस को आप नहीं समझ पाएंगे, बट वो साइकोलॉजी मैग्नीफाइड है कि भाई ये करोगे तो ये होगा, देखो इतने बड़े बड़े लोगों ने ये किया, पर उनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग, हम कभी उस पर बात करेंगे कि कैसे वो आइडेंटिटी क्राइसिस है कि आप एक तरफ भाई भी और एक तरफ दुश्मन भी हो, तो ये पूरी की पूरी जो लड़ाई है वो आइडेंटिटी के कॉम्प्लेक्सिटी की लड़ाई है। तो उसको समझना, और वो माइथोलॉजी, इसीलिए तो माइथोलॉजी है कि वो आपको, और इतनी अलाइव इसलिए है क्योंकि उसमें वो मिथ का पार्ट है, वो ना सच है ना झूठ है, वो मिथ है। बिल्कुल, आई होप मैंने ये बिल्कुल आपने ठीक किया। मुझे वो इमोशनल ट्रुथ से ध्यान आता है, एक किताब थी है जी, द अल्केमिस्ट, जी जी जी, जहाँ पर वो ट्रेजर की तलाश शुरू होती है, और वो ट्रेजर की तलाश में हम उस पात्र के साथ चलते हैं और अंत में वो ट्रेजर कुछ और निकलता है। तो ये तो खैर किताब की कहानी है, तो मुझे वो याद आया, और वो याद आने के साथ मुझे फिर ये भी याद आता है कि कुछ किस्सा आपका हुआ जिसमें पाउलो कोएल्हो की कुछ बात आई है। तो मैंने हल्की हल्की सुनी है, मुझे किस्सा नहीं पता ठीक से, पर मैंने सुना कि कुछ हुआ है, तो मैंने कहा कि ये जानना जरूरी है, जब आप मिलेंगे तो आपसे इसकी बात की जाए। ये क्या है किस्सा? कई बार ना आप खुद की लाइफ ऐसे पॉज करके और पलट के देखते हो तो आपको लगता है कि यार ये भी हुआ है क्या, और ये होना पॉसिबल है क्या। मैं कहाँ, बिहार के बक्सर भी नहीं, बक्सर के एक गांव में पैदा हुआ लड़का, जहां पे मुझे लगता था कि मेरी मातृभाषा भोजपुरी है सर, पता है जी, ये जो हिंदी में बोल पा रहा हूँ ये सीखी हुई हिंदी है। मुझे ये लगता था कि जो मेरे कजिन्स बाहर से आते हैं और जो हिंदी बोलते हैं वो एक्चुअली इंग्लिश है, और जो भोजपुरी है वो हिंदी है। तो उसके बाद अंग्रेजी सीखना भी, या जब, तो एक बेसिकली एक दुनिया को एक्सपेंड करना, और उस दुनिया में फिर शाहरुख खान और पाउलो कोएल्हो का आना, ये अपने आप में कई बार मुझे लगता है कि ये बड़ा जादुई सा है। तो कहानी मैं ये बताता हूँ कि मैंने एक फिल्म की थी, उसका नाम था कामयाब। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज जाइए नेटफ्लिक्स पर देखिए। वो कहानी है एक कैरेक्टर आर्टिस्ट की, जो कैरेक्टर आर्टिस्ट ने 499 फिल्में की हैं और उसके बाद वो रिटायर हो गया है, और उसको अचानक से पता चलता है कि मैंने 499 फिल्में की हैं, और अगर मैं 500वीं फिल्म कर लूंगा तो मेरा एक रिकॉर्ड बन जाएगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो वो 500वीं फिल्म की तलाश में है। अब ये फिल्म आई थी 2019 में और 2020 में, और उस टाइम पे लॉकडाउन लग गया फिल्म के आने के आई थिंक महीने भर बाद। शाहरुख खान साहब ने पाउलो कोएल्हो साहब को फ़ोन किया होगा, मैसेज किया होगा, जो भी किया होगा। उन्होंने बोला कि ये फिल्म आई है, आप देख लीजिए। तो लॉकडाउन चल रहा था तो वो भी फ्री ही होंगे, तो उन्होंने फिल्म देख ली। फिर वो फिल्म देखने के बाद उन्होंने ट्वीट किया, और ट्वीट में उन्होंने बड़ा इमोशनल सा ट्वीट था उनका, जिसमें उन्होंने बोला था कि मुझे ये अपने दोस्त की याद दिलाती है ये फिल्म, जो कि एक एक्टर था एंड ही स्ट्रगल्ड अ लॉट, एंड उसके बारे में एक कहानी थी। अब जब ये हुआ तो पाउलो कोएल्हो ने शाहरुख खान साहब को और संजय मिश्रा जी को टैग कर दिया उसमें। संजय मिश्रा थे उसमें? हाँ, संजय मिश्रा जी थे लीड एक्टर। तो अब संजय मिश्रा को लगा कि पाउलो कोएल्हो का ट्वीट आया, अब जवाब देना पड़ेगा, ऑफ कोर्स देना पड़ेगा। तो उनको समझ नहीं आया कि करें क्या, जवाब क्या दें। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि नीरज ऐसा ऐसा हुआ है। मैंने कहा क्या बात कर, कह रहे हाँ हुआ है ऐसा, और यार सही जवाब क्या हो सकता है मैं सोच रहा हूँ। और बहुत सोचने के बाद मुझे आया कि वो जो एक हमारी फिल्म में गाना है ना, सिकंदर, एक गाना है उसमें, सिकंदर जिंदगी की गद्दारी से कई सिकंदर हारे हैं, उसकी एक लाइन है। तो 4 लाइन एक्चुअली ये है कि सारे कोने छान के लौटे, कामयाबी के किनारे हैं, जिंदगी की गद्दारी से कई सिकंदर हारे हैं। तो उन्होंने पाउलो कोएल्हो साहब की ट्वीट के जवाब में वो 4 लाइनें गाने की जो मैंने लिखी थी वो डालकर ट्वीट किया, और मुझे टैग भी किया। तो उस ट्वीट में अगर आप देखेंगे तो पाउलो कोएल्हो साहब, शाहरुख खान और मेरा ट्वीट एक साथ टैग है। और उसके बाद एक न्यूज़ आर्टिकल भी आया जिसमें संजय मिश्रा, पाउलो कोएल्हो, शाहरुख खान साहब और मेरा नाम एक साथ था। तो ये कहानी है जो मुझे लगता है कि यार ये पॉसिबल है क्या, क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ सर, मैं जब यहाँ आ रहा था ना, इसी दिल्ली में, इसी नोएडा में, पता नहीं परी चौक यहाँ से कितनी दूर है, लेकिन परी चौक के आसपास तक मैं इंटरव्यूज़ देने आया हूँ और रिजेक्ट होके गया। और इतनी बुरी हालत थी उस टाइम पर
मुझे लगता था कि यार क्या हो रहा है, ये शहर क्या कर रहा है। और वो रिसेशन वाला टाइम था, 2010 के आसपास का टाइम था। और जब मैं वापस इन कहानियों के साथ आज यहाँ पर आ रहा हूँ और ये रिकॉर्ड कर पा रहे हैं हम, तो मुझे लगता है कि लाइफ एक फुल सर्कल तो आई है। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि हम कर पा रहे हैं, ये कहानियां हम कह पा रहे हैं। मुझे संजय मिश्रा जी का एक किस्सा ध्यान है। एक रेड फेस्ट था, उसमें मैं था, सत्यव्यास, सत्यव्यास राइटर हैं जी जी, हम दोनों लोग सेशन में थे साथ में। 45 मिनट का हमारा सेशन था और 5 मिनट पहले हमारे पास आ गया कि वाइंड अप करना है इसको। हमने कहा ठीक है, कर देते हैं। हमारा तुरंत बाद जो सेशन था वो संजय मिश्रा जी का होने वाला था जी। तो हम वाइंड अप करके धन्यवाद मॉडरेटर ने कर दिया और हम दोनों उठने लगे। तब तक चटाई कि नवीन सर इसको थोड़ा खींच लीजिए। तो ऑडियंस के क्वेश्चन हम छूट गए थे, एक ही सवाल लिया था हमने, तो चलो ऑडियंस क्वेश्चन। तो अब धन्यवाद करने के बाद हम दोबारा बैठे हैं कि ऑडियंस क्वेश्चन आइए, पूछिए क्या है। अब ऑडियंस जवाब दे रही है, तब तक में एक चिट और आई कि 10-15 मिनट खींच लीजिए। हमने कहा 15 मिनट खींचते हैं। 15 मिनट हमने कहा और सवाल पूछिए। फिर एक चिट आई कि और सवाल ले लीजिए। मैंने कहा अब इतने तो खत्म हो, अब मैं और सत्य कि करना क्या है। तो हमने कहा कि आंसर ने बड़ी विस्तार से देंगे। ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, अब 20 नंबर क्वेश्चन के हिसाब से आंसर दिया जाएगा। और वो 45 मिनट का सेशन जो है वो 1 घंटा 45 मिनट हुआ। असल में हुआ ये था कि संजय मिश्रा जी आए, शायद थके होंगे, आके सो गए। वो लोग फोन करते रहे, नॉक करते रहे, उन्होंने गेट ही नहीं खोला। उनको बाद में सडनली स्ट्राइक किया होगा कि जब उठे वो, फिर आए भागे दौड़े कि जो भी माफी मांगी उनके घर में। लेकिन उस चक्कर में हमने ऑडियंस में जो बैठा था वो खुद ही पूछ रहे थे, आपके पास कोई सवाल नहीं? आपके पास सवाल नहीं है, हम दे रहे हैं, आप पूछ लो। इंटरेस्टिंग। कब था, किस साल था ये? अभी की बात है, 22 या 23 की बात है। अच्छा, 2022 या 23 में हुआ ये हमारे साथ। नहीं तो है, फन तो है वो। इनफैक्ट एक जो अच्छी बात जो मैंने कहीं बोली नहीं है, उसी टाइम पर उन्होंने फोन किया और बोला कि नीरज यार 3 फिल्में हैं मेरी लाइफ की जो एक ट्रिलॉजी की तरह है। और मेरी खुशकिस्मती है कि वो ये बोले और मैं बोल नहीं पाया उसके बाद कुछ इमोशनल होके कि उन्होंने बोला कि आंखों देखी, जो कि मेरी फेवरेट फिल्म है। मसान, जो फिल्म मुझे बहुत पसंद है, जो वरुण ग्रोवर ने लिखी है और नीरज गेवान ने डायरेक्ट की है। और उन्होंने तीसरी फिल्म का नाम है कामयाब। बोला कि ये 3 फिल्मों के जो गाने हैं, वो बोला कि अगर उनकी लाइफ के ऊपर किसी तरह की अगर फिल्म बने तो ये 3 फिल्में होनी चाहिए। और उसमें उन्होंने कामयाब के गाने को इंक्लूड किया। तो मैं तो बड़ा लगा कि नहीं यार, चलो कुछ ठीक हो गया शायद। अच्छा, आइडेंटिटी जब कामयाबी की बात है, तो जब हम इस एज में आ जाते हैं तो फिर बहुत कुछ वापस याद आता है, जिसमें एक है बचपन जी। क्योंकि मुझे भी लगता है जब मैं बचपन में था तो ऐसा लगने लगा था कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा करियर में। आपका जो पात्र है क्षितिज जी, वो ये कहता है कि मैं इस बात को नहीं मानता हमारा बचपन वैसा सुंदर होता है जैसा साहित्य ने हमें बताया। ये एक प्रश्न में दोनों प्रश्न साथ में जोड़ता हूँ, ठीक है? क्योंकि ये पढ़ने के बाद एक मुझे नॉट एग्जैक्टली दिस बट मुझे कुछ और याद आया। मेरे अधिकतर दोस्त जो है स्कूल के दिनों को रोते हैं और मैं स्कूल को मिस नहीं करता बहुत। ठीक है, कुछ चीजें थी स्कूल की वो याद है मुझे, लेकिन मुझे लगता है कि मैं एज अ ह्यूमन जितना मैं MBA करते वक्त परिपक्व हुआ हूँ और थोड़ा सा ग्रेजुएशन के टाइम में भी, उतना जो है मेरी पर्सनैलिटी में चेंज या वो अच्छी चीज़ें उतनी स्कूल में नहीं रही हैं। तो मुझे आपकी बात पढ़ते हुए मुझे लगता है बहुत से लोग इससे कनेक्ट करेंगे। तो एक तो मैं इस लाइन को समझना चाहूँगा कि बचपन वैसा सुंदर नहीं होता जैसा साहित्य ने बताया। साथ ही साथ कैरेक्टर के बारे में एक चीज़ और लिखी हुई थी कि मैं शायद इन छूटी हुई चीज़ों में वो बीता हुआ लड़का ढूंढता हूँ जो मैं था, वो एहसास से कमतरी का शिकार लड़का, डरा हुआ सा लड़का जिसके पास बात करने को नहीं था। ये पढ़ते हुए मुझे बहुत सारे चेहरे याद आ गए। तो मैं जो शायद एहसास कमतरी में और आज भी हैं, कामयाब होने के बावजूद, मैं आपको इस कामयाब फिल्म का जिक्र करते हुए बताऊंगा कि कामयाब होने के बावजूद भी वो कहीं एहसास कमतरी में है और कई लोग उससे पार पा चुके हैं। तो जब इसको लिख रहे थे किस तरह के थॉट्स थे? क्या ये अपने ही मन के थॉट जैसा आपने पिछले जवाब में कहा था वैसा है, या कई और चेहरे आपके भी सामने आते हैं कि जिनको देखते हुए आपको लगता है कि नहीं यार बचपन वैसा नहीं होता जैसा साहित्य में है? जैसा कि मैंने बोला कि इमोशनल ट्रुथ से इंसान लिखता है, तो इमोशनली ये बिल्कुल मैंने फील किया है और वो कई जगहों पे फील होता है। और मुझे नहीं लगता कि हम कभी भी अपने बचपन के जो हमारे ट्रॉमास हैं उससे पार पा पाते हैं। हम उसको मैनेज करना सीख जाते हैं। हमें पता है कि हाँ ये एक चीज़ है, ये चीज़ को मैनेज कैसे करना है। इट्स लाइक हैविंग एन अनदर लिम्ब, कि एक हाथ और है आपका,
आपको बहुत सालों तक पता नहीं चला इसको इस्तेमाल कैसे करना है, पर कुछ सालों के बाद जब समझ में आया कि यार ये अपना ही पार्ट है, तो आपको इस्तेमाल करना भी आ गया उसको, पर वो छूटेगा नहीं। जैसे नहीं कि वो हाथ आप कटवा सकते। तो बचपन में आपके साथ जो भी हुआ होता है, जैसे मैं तो गांव में ही था ना सर, 7 साल तक मैं गांव में ही था, और मुझे हमेशा से ये बताया गया कि जो बाहर चीजें हैं वो ज्यादा बेहतर है। उसमें बिहार की पॉलिटिक्स का भी थोड़ा लेना देना है, उसमें कई सारी चीजें कॉम्प्लेक्स है, वो इतना सिंपल नहीं है। पर मुझे हमेशा से बताया गया कि यार वो जो दूसरा इंसान है वो ज्यादा बेटर है, वो वैसा है, वो बेहतर है, तुम वैसे बनो। और ये हमेशा होता है, ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, बहुत बच्चों की कहानी है कि जिनको बताया जाता है कि बेटा जो तुम कर रहे हो ना वो ठीक नहीं है, वो भैया जो कर रहे हैं ना वो बड़ा बढ़िया है। तो ये भी हुआ, हमारे साथ भी हुआ। स्कूल में बड़ा मिसफिट सा मुझे फील होता था। लगेगा कि मैं स्कूल की बुराई कर रहा हूं, पर उस टाइम पे पॉलिटिक्स ऐसी थी, समाज ऐसा था कि बच्चों का सपना था डॉन बनना है, डॉन बनेंगे। फ्लेक्स ये था कि ये जो क्रिमिनल है ये हमारी जाति का है। और मैं क्लास का सबसे छोटा बच्चा हुआ करता था और मॉनिटर भी हुआ करता था, तो मेरी बुलिंग भी थोड़ी हुई स्कूल में, जो भी। और उस टाइम पे वर्ड्स भी नहीं थे, अभी तो मैं बड़ा बोल पा रहा हूँ ना इस चीज को। तो एक शहर में, एक स्कूल में, जहां पर जो बच्चों का घर और स्कूल दो सबसे सेफ स्पेस होते हैं, उनको लगता है कि यहां हम सुरक्षित हैं। और वही जगह जब ऐसी बन जाती है कि जहां जाने में आपको डर लगने लगे, क्या जाऊंगा तो क्या होगा, बाल अगर ऐसे रख ली तो इसका मजाक उड़ाया जाएगा, चप्पल मैंने ऐसे पहन ली तो इसका मजाक उड़ाया जाएगा, कोई बात मैंने बोल दी। जैसे मुझे इनफैक्ट अभी बात करते करते याद आ रहा है कि एक बार मैंने क्लास में मैंने सीखा था कि जीरो नहीं होता है, जीरो होता है, जीरो। ऐसे बोल दिया था। इंग्लिश के टीचर ने मेरा मजाक उड़ाया था कि अलग हीरो बन रहे हैं, ये जीरो को जीरो बोल रहे हैं। तो जब ऐसी जगह पे जहां पर टीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वेल बीइंग, जिसको सिखाना है, टीचर ही खुद बुली का काम कर रहे हैं। एंड देयर वर लॉट ऑफ दोज टीचर्स हमारे टाइम पे। मैम थी हमारी स्कूल में, जो मैम बड़ी अच्छी थी, उनसे मुझे हमेशा प्यार मिला, क्योंकि शायद हिंदी मेरी ठीक ठाक थी और हिंदी वाली मैम थी। पर स्कूल, मुझे लगता है कि स्कूल मेरे दोस्त नहीं है स्कूल के, मैं टच में रहना भी नहीं चाहता। हाँ, मेरे जूनियर्स मुझे रीच आउट करते हैं कई बार, और वो बड़ा खुश होते हैं जब कहीं भी मुझे देखते हैं, और जो भी अगर देख रहे हैं उनको पता है मैं किन की बात कर रहा हूँ। सो दे रीच आउट टू मी। तो मुझे लगता है कि घर में भी और समाज में भी जो लोग मुझसे बाद में आए वो मुझसे ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। घर की जो औरतें हैं वो ज्यादा कनेक्ट कर पाती हैं। घर के आदमी थोड़े खफा रहते हैं मुझसे, और जो बड़े हैं उनको लगता है कि ये, क्योंकि मैं बोल देता हूँ, मैं सवाल उठा देता हूँ, क्योंकि मैं रिसीविंग एंड पे रह चुका हूँ। मुझे पता है कि जब एक गली से आपको एक लड़का बुला के ले जाता है कि भैया से मिलना है, जरा आओ क्या बात है, और ऊपर जाते हो और भैया को पता नहीं किस बात पे गुस्सा, और खींच के तुम्हें थप्पड़ मार देते हैं छत पे। आसपास 5 लड़के हैं और आपको लगता है कि ये क्या हुआ, ये तो मेरे दोस्त थे, मैं इन पे ट्रस्ट करता था, ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो मुझे इसलिए लगता है कि जब हम इन चीजों की, जब हम घर की बात करते हैं तो हम हमेशा सेफ्टी की बात करते हैं, पर उस सुरक्षा में जो असुरक्षा है घर में, हम उसकी कभी बात ही नहीं करते। जैसे मैं मजाक में कहता हूं ना कि हम जब गांव की बात करते हैं तो हम गांव के कुएं की बात करते हैं, गांव के खेत की बात करते हैं, गांव की हरियाली सिंप्लिसिटी की बात करते हैं। गांव के मच्छरों की बात नहीं करते हम कि भाई बहुत मच्छर काट रहे हैं यार यहाँ पे, अभी मुश्किल हो रहा है। तो राहुल का पात्र उन दोस्तों को ध्यान रखते हैं इसके अंदर। हाँ, राहुल जो स्कूल में मित्र है। तो इनफैक्ट मैं राहुल, ऑफ कोर्स नाम उस कैरेक्टर का नहीं है, पर इसमें जो पहला चैप्टर है उस तरह की घटना मेरे साथ हो चुकी है, तो वो सच है, ये इतना मैं बता सकता हूं। और मुझे लगता है कि उस सच को, जिस लड़के के साथ वो 20 साल 25 साल पहले वो घटना हुई थी, उस घटना को अनकवर करने की यात्रा में एक किताब लिखी गई है कि भाई हुआ क्या, कि एक बच्चे के साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है। और ये बहुत ही आयरॉनिक बात है कि जब मैं ये बात कर रहा हूं तो ये बात बड़ी स्पेशल लग रही है कि यार इसके साथ ऐसा हुआ। बहुत लोग देख के सोचेंगे ऐसा हुआ क्या, पर ये सबके साथ हो रहा था, ये सबके साथ हो रहा था, बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा था। मेरे पास बस वो लाइफ इस तरह से मुझे लेकर आई जहां पे मैं इस बारे में बात कर पा रहा हूं। तो मुझे लगता है कि अगर मैं अपना सच नहीं बोलूंगा, मैं लोगों को नहीं बताऊंगा कि नहीं, घर हमेशा सुरक्षा का सूचक नहीं है, घर में ही बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में हम कभी बात नहीं करते, तो उस बारे में बात हमें करनी चाहिए। मैं आपकी बात से सुन के मुझे एक
रियल इंसिडेंट याद आता है, ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। नीरज ने एक बात कही थी कि अक्सर हमसे कहा जाता है कि हम उनसे बेहतर नहीं हैं, उनको आप देखें। हम सबके साथ हुआ, इनके साथ हुआ, मेरे साथ भी हुआ। ऐसे कुछ लोग मैं जानता हूँ जिनको मैं देखता था कि जिनसे मुझे कह सकते हैं जलन भी होती थी कि यार ये इतना अच्छा कर रहे हैं। मैं अपने करियर में जब अच्छा करने लगा तब भी मैं उनको देखता था कि यार इनके जैसा नहीं हुआ। लेकिन उनमें से एक से मेरी हार्ट टू हार्ट जब बातचीत हुई तो मुझे पता चला कि वो मुझे देख के बड़े दुखी होते कि यार मैं इसके जैसा नहीं करता। और मैं एकदम से मुझे लगा कि शिट ये क्या हुआ, मैं इस आदमी तक पहुंचना चाहता, ये मेरे जैसा होना चाहता है। तो इसलिए घबराना नहीं है, करते रहिए। दोस्तों एक बात और मैं बता दूं, कई बार आपको लगेगा कि किसी किसी कहानी में, आपकी लाइफ में जो भी कहानी हो रही होगी, आप उसमें मेन हीरो नहीं हो। कई बार आप टर्शरी कैरेक्टर हो, जो तीसरे चौथे, और कई बार लगेगा कि यार इसमें मेरा रोल ही नहीं, उसमें आपका लीड रोल होता है। तो आप जरा उस पर ध्यान रखें और अपनी कहानी पे ध्यान रखें कि कहाँ कैसी चल रही है। अच्छा, इसी से मुझे एक और इसमें एक मजेदार आइडेंटिटी वाली ही बात पे है। सौरभ जो इसमें पात्र का आपका दोस्त है, क्षितिज का दोस्त जो है, वो उसका इंट्रोडक्शन मुंबई में करवाता है कि अनुराग कश्यप के साथ काम कर रहे हैं, जो कि झूठ है। ऐसा कोई झूठ आपने बोला है कभी मुंबई में? सर मुंबई ना, या आपके सामने किसी ने ऐसा झूठ बोला हो जो पता है कि झूठ है पर आपको कहना पड़ा कि नहीं ठीक है? लकीली मेरे साथ ना मुंबई ने बड़ा अच्छा बर्ताव किया। हाँ। मेरे साथ वो कोई भी चीज नहीं हुई जिसके लिए लोग डराते हैं कि यार, मुझे लोग बड़े अच्छे मिले एक्चुअली। और जब भी मैं फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बाहर के लोगों से सुनता हूँ ना, मुझे लगता है कि यार नहीं यार, ये तुम लोग गलत रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, ये तो 90% लोग जिनको मैंने रीच आउट किया है, अगर उनके बस में रहा है वो, तो उन्होंने मेरी हेल्प ही की है। तो और इस तरह की चीजें झूठ नहीं होती। अगर ऐसी कोई बात इंसान कर भी रहा है, जैसे फिक्शन में तो यहां पे झूठ है, लेकिन कई बार आप काम कर रहे होते हो और वो काम नहीं हो पाता है। मुंबई में सबके पास, क्योंकि वहां पे है नेटवर्क, और नेटवर्क बहुत मुश्किल नहीं है, और मेरे पास अच्छे लोग थे जिनकी वजह से मेरा नेटवर्क ठीक ठाक ही रहा। तो कई बार जब मैं कोई सैड स्टोरी सुनता हूं तो मुझे लगता है कि यार ये कैसे हुआ। तो मेरे आसपास तो नहीं हुआ ये, और अगर हुआ भी हो तो वैसे हुआ है कि बात चल रही है पर बात हो नहीं पाई। तो इसी से मुझे एक लाइन और, मैं अब सवाल आपसे नहीं पूछूंगा। जी बिल्कुल। मैं कुछ पंक्तियां आपकी किताब से सिर्फ पढ़ूंगा जी, आप उस पे कुछ एक्सप्लेन करना चाहें तो ठीक है, वरना आप मुस्कुरा दें, मैं अगली पंक्ति पे आ जाऊंगा। इसी लाइन से मुझे ये पंक्ति याद आई, किसी अंधेरे से गुजरते हुए हम कहाँ बता पाते हैं कि हम कितने अंधेरे में थे। हाँ जी, ये लगता है कि जब ये मेंटल स्टेट की भी बात है कि कई बार जब आप परेशान होते हो तो आपको अंदाजा नहीं होता है कि आप कितने परेशान हो। जब आप ठीक हो जाते हो तो आपको लगता है कि यार बड़ा, जब भूखे हो तो पता नहीं चल रहा है, पर जब खाना खाने बैठे तो खाए ही जा रहे हैं ना, तब आपको समझ आता है कि यार इतनी भूख लगी थी। तो ये वो लाइन है। बिल्कुल। एक और बहुत इंटरेस्टिंग थी जो मुझे कहीं ना कहीं फिर से मैं इसमें खुद को देख रहा था। खैर, किसी के सामने मिलने पर हमें खुद के पूरा का पूरा दिख जाने का डर रहता है। और ऐसा मैंने देखा कि कई लोग मुझसे मिलने नहीं आए, फ़ोन पे बहुत बात की, और कई बार मैं भी किसी से मिलने की बहुत इच्छा रखते हुए सामने आने पर नहीं मिल पाया जी। ये जो पूरा का पूरा दिख जाना है, ये क्या है? हम सब अलग अलग टाइम पे अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, हम बातचीत कर रहे हैं, तो ये एक रोल है जिसमें मुझे अपना किरदार निभाना है। अभी मैं यहाँ से निकल कर बाहर जाऊंगा, मैं जिस कैब में बैठूंगा वहां पे मेरा कस्टमर का रोल है। अगर मैं उससे इस तरह की बात करने लगा तो बोलेगा बेटा उतर जाओ पहले तो ठीक है, यहाँ ज्ञान देने की जरूरत है नहीं। फिर अगर मैं घर में गया और घर में जाके मम्मी को बोलूंगा पता है जीवन जो है वो, तो आपके अलग अलग जगहों पे अलग अलग रोल है। अब इस अलग अलग रोल में आपको ये पता है कि कुछ आपके ऐसे पार्ट्स हैं जो शायद उतने अच्छे नहीं हैं या उतने सुंदर नहीं हैं, जो आपको लगता है कि यार ये वाला तो मेरे लिए, ये मैं दुनिया को शायद नहीं दिखा सकता। जैसे अब मैं बता दूं, यहाँ इतना एक्सेप्टेंस मेरा आ गया है लाइफ में कि जैसे लोग बोलते हैं ना किताब पढ़ के कि यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लिखी है, और जब मैं घर पे होता हूँ तो मैं सुनील पाल के कई बार इंटरव्यूज देख रहा होता हूँ। ठीक। तो बैलेंस बना हुआ है। तो कई बार लगता है कि यार ये वाली जो बात है अगर मैं इंसान को बता दूंगा तो ये जज तो नहीं करेगा। हाँ। तो कई बार पूरा का पूरा दिख जाने में पूरा का पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं हो पाने का डर होता है। एक और लाइन है, मुझे और मर्दाना होना चाहिए था। क्या मुझे और मर्दाना होना चाहिए था? क्वेश्चन मार्क है इस पे।
ये मर्दाना शब्द ही अब मुझे सड़ा हुआ लगता है, पर उस वक्त यही लगता था शायद मैं पूरा मर्द नहीं। यहाँ पर दो कॉन्टेक्स्ट आते हैं, हालांकि यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट है ये अलग है, पर मैं उसको भी लेके चलता हूँ और मैं दूसरी आइडेंटिटी की भी बात को लेके चलता हूँ, क्योंकि आजकल बड़ा मुद्दा है। एक तो हमें मर्द बनना सिखाया कि आप रो नहीं सकते हैं, एक वो मर्द है, मर्द को दर्द नहीं होता, और दूसरा जो है जिसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन के साथ कनेक्शन है। दोनों ही चीज़ों में तो हमने मान लिया कि या तो आदमी मर्द नहीं तो वो सेक्सुअल ओरिएंटेशन के साथ हमने उसको सेपरेट कर दिया, लेकिन कभी भी एक ऐसे पुरुष को हम स्वीकार नहीं कर रहे जो कि सेक्सुअली स्ट्रेट है लेकिन वो सॉफ्ट है। वो स्त्री भी है अंदर से, वो रो सकता है किसी बात पे, उसके अंदर वो दया भाव, वो सारी जो स्त्रीयोचित गुण है वो गुण उसके अंदर है। तो उन गुणों को देखने के बाद हम ऑटोमेटिकली मजाक में ही, और मैं भी इसका दोषी हूँ, हम मजाक में कई बार उसके सॉफ्ट बोलने का जो है वो कह देते क्या तो वही है, वही है। तो ये जो लाइन आई थी, थोड़ा सा मैं इसके बारे में, और ये जो पूरा मैं आपके बचपन से अभी तक का जो थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है इस मर्द होने वाले कॉन्टेक्स्ट को, उसको समझना चाहूँगा। तो ऑफ कोर्स एक तो हमारे पास आइडिया है कि मर्द है तो ऐसा ही होना चाहिए और ऐसे ही बैठना है और ऐसे बात करनी है, ऐसे आदमी तो ये हो गए, ठीक है। तो दिल्ली में ना मैं सिगरेट पीता था, ना क्रिकेट खेलता था, और ना ही मैं गाली देता था। तो लोग बोलते थे कि यार लड़के की तू आदमी है ना। मैं तो आदमी हूँ, प्रॉब्लम है आपका डेफिनेशन। और यहाँ पे मुझे वो लोग बहुत ऐसे मिले नहीं जो मेरी तरह से सोच रहे थे, या हो सकता है कि बहुत सारे लोग वैसे ही हों जैसा मैं हूँ। और जो अल्फा मेल वाला जो एक आइडिया है, तो मुझे ये समझ नहीं आता है, क्योंकि ये जानवरों से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आता है। अगर आप अपने आप को अल्फा मेल कह रहे हो, मतलब आप बेसिकली कह रहे हो कि मैं जानवर हूँ। क्योंकि उसके बाद हमारा दिमाग बहुत डेवलप हो चुका है। हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है जो हमें बताता है कि तमीज नाम की क्या चीज होती है, किससे कैसे बिहेव करना है। तो एक बात तो ये। उसके बाद जब मैं बैंगलोर गया, जब मैं मुंबई गया, एंड व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट, आई गॉट टू मीट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड लॉट ऑफ पीपल जो बोलते हैं हाँ यार कि हम भी वो जो एक पेट्रियार्कल आइडिया ऑफ बीइंग अ मैन है, हम उससे अग्री नहीं करते हैं, हम अपने आप को फिट ही नहीं पाते। तो वो एक टाइम के बाद आपको आपका कुनबा मिलता है, और मुझे समझ में आया कि हाँ, और ये बड़ा सुंदर है, मतलब बीइंग कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन। नहीं तो इतने कंपटीशन लाइफ में चल रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं ये, और इसमें वो मोहल्ले के जो भैया होते हैं ना सर, उन्होंने बड़ा गेम खराब किया, मैं बता रहा हूँ। वो मतलब हम लोग बच्चे थे 13-14 साल के, और भैया भी कोई बहुत बड़े नहीं है, उनकी बस शादी पहले हो गई है। भैया भी 20 साल के ही हैं, और भैया मोहल्ले के लड़कों को बुलाकर शादी के दूसरे दिन कहानियां सुना रहे हैं कि भैया कितने बड़े भैया हैं, और वो बता रहे हैं कि हमने रात में ये किया, हमने वो किया, ऐसा, और हम यार ऐसा होता है क्या। और जब रियलिटी में जब इंटीमेसी आती है, तो आपको हर तरह चीज की तरह वो इंटीमेसी भी सीखने की चीज है। ये नहीं है कि ऑटो मोड पर कोई चीज डाल दी, और तो वहां भी बड़े क्वेश्चंस आते हैं कि यार, क्योंकि फिल्मों में ने आपको एक तरह से दिखाया है, डिपिक्शन उसका फिल्मों में एक अलग तरह से है, लिटरेचर में एक अलग तरह से है, और आपको फिर समझ में आता है कि एक सेकंड, जो आइडिया है मेरे दिमाग में, जो मुझे समाज ने दिया है, जो गली मोहल्ले वाले भैया ने दिया है, और सेक्स एजुकेशन तो हमारे पास है नहीं हमारी सोसाइटी में, हमें तो घर पढ़ लेना ये बता दिया जाता है। तो घर में भैया मिलते हैं, भैया अलग कहानियां बता रहे होते हैं आपको, अलग अलग चीजें, तो आपकी रियलिटी और आपके जो आइडियाज हैं वो मैच ही नहीं कर रहे। तो आपको लग रहा है कि यार पूरी दुनिया अगर ये बात कर रही है तो शायद मेरा जो सच है वही गलत होगा। तो यू स्टार्ट टू क्वेश्चन दैट, और इसी वजह से हम कभी और बात भी करेंगे। पर बहुत सारे आइडियाज हैं जिनके बारे में जब मैंने अपनी लाइफ में बात करना शुरू किया लोगों से, पीपल स्टार्टेड ओपनिंग अप, एंड यू विल रियलाइज कि जो आपका सच है और जो दुनिया का सच है उसमें बहुत बड़ा गैप नहीं है। इसलिए कुछ भी पर्सनल नहीं है, राइटिंग में भी कुछ भी पर्सनल नहीं है। आपने जो लिखा है, आपको लगता है कि यार ये बात मैं कैसे लिख दूं, पर आपकी बात से कोई ना कोई, इनफैक्ट मैं बोलूंगा मेजॉरिटी ऑफ पीपल विल कनेक्ट, क्योंकि वो जो आदमी एक अल्फा मैन और वो होने की कोशिश कर रहा है, उसके अंदर भी वो सॉफ्टनेस है, वो भी केयर करता है। इट्स जस्ट दैट कि हमने शायद उसको वो माहौल नहीं दिया जहां पे अपनी केयर दिखा सके, क्योंकि द मोमेंट ही विल शो हिज केयर, he is going to be labeled as not a man, and being a man is also a part of identity. कोई अगर आपको आके आपका नाम ही बदल दे और कुछ ना बोले,
आप पंकज हो आज से, आपको बड़ा वियर्ड लगेगा कि यार मैं पंकज तो नहीं हूं यार, पूरी जिंदगी तो मैं नवीन था, मैं पंकज थोड़ी हूं। तो यहां तो जेंडर पे और सेक्सुअलिटी पे बात आ रही है। तो दिस इज हाउ आई लुक एट इट। आई थिंक एक लंबा डिस्कशन है, बिल्कुल, बट आई होप आई आंसर्स। आखिरी सवाल पे आते हैं, क्योंकि प्रेम कहानी है और प्रेम है तो विरह भी पर होगा। आपको पिछले सवाल का जवाब मुझे मिला जी। ब्रेकअप के बारे में आपने लिखा है कि झूठ बोलते हैं वो लोग जो कहते हैं ब्रेकअप म्यूचुअल था। हाँ। ऐसा हो ही नहीं सकता किसी भी रिश्ते में कि इंसान तो होता है जो पहले वहां से निकल जाता है और दूसरा दोनों के हिस्से का दुख भोगता है। जी। ऐसा होता है निश्चित तौर पे, हम एक जना ज्यादा प्यार करता है तो दुख वो भोगेगा। लेकिन मेरा एक और अनुभव है और उसको मैं आपसे समझना चाहूंगा कि प्रायः जिस एक को मैंने दुखी देखा उस एक को ऑप्शन नहीं मिला था, दूसरे को कोई और मिल गया था जिसके कंधे पर वो सिर रख के रो सके, या उसके जीवन में कोई और ऐसी व्यस्तता थी जिसने कि उसको इससे उबार दिया। ज्यादा दुख उसी ने पाया जिसके पास ऑप्शन नहीं आ पाया था। जी। तो क्या ऑप्शन ना होना एक बड़ा कारण है कि प्रेम में एक आदमी ज्यादा दुख पाता है? मैं ऑप्शन को थोड़ा सा, आपकी बात सही है, बस रिफ्रेम करूंगा, खाली जगह। हाँ ठीक है, उसको ये अच्छा शब्द है। हाँ। वो ऑप्शन इंसान भी हो सकता है, वो खाली जगह इंसान भी भर सकता है, वो खाली जगह काम भी भर सकता है, वो खाली जगह घूमना भी भर सकता है। तो कई सारे लोगों का जब ब्रेकअप होता है तो वो घूमने निकल जाते हैं जब उनको पता नहीं होता। तो खाली जगह भरने की कोशिश में निकलते हैं एक्सपीरियंसेस से भरने। और मैं दोनों जगह पे रहा हूँ। मैं ज्यादा छोड़ा गया हूँ लाइफ में और हमने कम छोड़ा है लोगों को। एक बार ऐसी सिचुएशन रही है जहां पे मुझे लगा कि यार ये तो इनके साथ भी बेईमानी होगी और हमारे साथ भी बेईमानी होगी, तो फिर हमने उसको जाने दिया। और मुझे समझ में उस टाइम पे आया कि यार ये जाने देने में भी दुख होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके साथ आपको कोई छोड़कर जा रहा है तभी आपको दुख हो रहा है, उसमें एक अलग तरह का दुख है। लेकिन ये बात तो समझ में आती है कि जो इंसान रिसीविंग एंड पे है उसके लिए तो ये शॉकर है, क्योंकि जो इंसान ये बोल रहा है कि यार अब हो गया, अब मैं जा रही हूं या मैं जा रहा हूं, वो बहुत पहले से अपने दिमाग में चीजें रिहर्स कर रहा है। और जिसके सामने वो बम फटा है वो तो उस मोमेंट में फटा है, वो तो अभी भी कोशिश कर रहा है कि इसको मैं क्या बोल के समझा सकूं। और उस सामने वाले इंसान ने अपने आप को ऑलरेडी वो सब समझा रखा है कि नहीं यार ये तो ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो जो इंसान रिसीविंग एंड पे है वो है, मतलब तकलीफ में है। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे नीरज पांडे से। किताब का नाम कहीं और पर कहाँ, प्रेम ढूंढ लेगा तुम्हें। और प्रेम को ढूंढने की कोशिश में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ढूंढने की कोशिश की है। तो नीरज बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए, इस बातचीत के लिए। सर थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। इट्स लाइक होम कमिंग फॉर मी। मैं दिल्ली 2013 में निकला था, 15 में आया हूँ और 12 साल बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं घर वापस आया हूँ और दिल्ली पहुँचा हूँ मैं इतने सालों बाद, मुझे ऐसा लग रहा है। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए और बातचीत करने के लिए। दिल्ली के केंद्र में जो बैठे हैं उनको घर वापसी शब्द खैर वैसे भी पसंद आता है। तो घर वापसी में आपका स्वागत है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये किताब जो है बहुत प्यारी सी प्रेम कहानी है। इसमें बहुत सारे इमोशंस, जैसा मैंने शुरू में कहा था, निकल के आते हैं और आप कनेक्ट करना शुरू करते हैं। जब ये किताब 75% हो गई थी तो मुझे चिंता होने लगी थी। चिंता मुझे इसलिए होने लगी क्योंकि मैं कैरेक्टर के साथ इतना जुड़ गया कि मुझे लगा कि इसका एंड यार सैड नहीं होना चाहिए। और अक्सर ऐसी कहानियों का एंड सैड होता है। थैंकफुली सैड एंड नहीं है। अंत जब होता है तो आप बड़ी खुशी के साथ किताब को बंद करते हैं। बंद करते हुए आप मुस्कुराते हैं कि अंत भला तो सब भला। तो ये कहानी जो है वो अंत भले की कहानी है, लेकिन साथ ही साथ अपने आप को पहचानने की कहानी है प्रेम के साथ। युवान बुक्स जो कि अनबाउंड स्क्रिप्ट का है, वहाँ से किताब आई है। कीमत है 299 रुपये। दुकानों पर, अनबाउंड की साइट पे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, जहाँ भी किताबें मिलती हैं वहाँ से आपको किताब मिल सकती है। अगर ये बातचीत अच्छी लगे तो अपने तक मत रखिए, इस बातचीत को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दैनिक जागरण हिंदी है हम।